हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मुदगल बायोलॉजी में। आज हम बात करेंगे आपके एंटीबॉडीज़ के बारे में और एंटीबॉडीज़ के टाइप, स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस के बारे में। ये यहाँ पर आपका डायग्राम दिया गया है एंटीबॉडी का, ठीक है। इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। तो एंटीबॉडीज़ आपके पेप्टाइड मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। पेप्टाइड मॉलिक्यूल होते हैं, या फिर हम कहें कि ये आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं एंटीबॉडीज़। अब हम बात करें कि WHO के द्वारा, ठीक है, WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा इनको इम्यूनोग्लोबुलिन नाम दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि ये ग्लोबुलिन प्रोटीन से बने हुए मॉलिक्यूल हैं और ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है, ठीक है। ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है और इनको ग्लोबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको इम्यूनोग्लोबुलिन नाम दिया गया। इसलिए हम इनको IG से डोनेट करते हैं, ठीक है। अब बात करें कि ये कैसे बनती हैं हमारी बॉडीज़ में। तो देखिए, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिन्हें हम B सेल्स, ठीक है, इसके अलावा आपकी प्लाज्मा सेल्स या हमारी लिम्फोइड सेल्स। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो कि स्पेसिफिक प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं, स्पेसिफिक प्रकार की सेल्स बनाती हैं, जिन्हें कि हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। सबसे पहले पोर्टर नाम के साइंटिस्ट आए 1950 के अंदर। उन्होंने एंटीबॉडीज़ के बारे में बताया, एंटीबॉडीज़ की संरचना की खोज की। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो वाई शेप होती है, जैसा कि हमें इसमें दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि एंटीबॉडीज़ किस तरह से काम करती हैं या किस तरह से ये हमारी बॉडी में बनती हैं। तो देखिए, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। एक हमारी होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ सिंपल आपको बता देता हूँ। एक होती है हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दूसरी होती है हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो देखिए, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में सेल्स काम करती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं और कुछ आपकी डेंड्रियोटिक सेल्स होती हैं, कुछ नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, वो सारी सेल्स काम करती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें दूसरी ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर, तो यहाँ पर आपकी एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है B सेल्स के द्वारा, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर काम करती हैं। अब हम इस डायग्राम को समझते हैं। तो देखिए, डायग्राम में 4 चेन्स काम करती हैं, 4 श्रृंखलाएं काम करती हैं। चूँकि ये एक पेप्टाइड मॉलिक्यूल है या फिर हम कहें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, तो इसके अंदर सीधी सी बात है कि अमीनो एसिड्स भी पाए जाएंगे। अमीनो एसिड्स की कुछ चेन बनती हैं जिनसे कि ये जो पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स है उसका निर्माण होता है या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। इसमें 2 तरह की चेन्स बनती हैं। देखिए, एक बनती है आपकी लाइट चेन और दूसरी बनती है आपकी हैवी चेन। और सेम ऐसा ही यहाँ पर है, एक आपकी लाइट चेन है, एक आपकी हैवी चेन है। तो पहले मैं आपको इसको क्लियर करा देता हूँ कि ये क्यों इनको लाइट और क्यों इनको हैवी बोला गया है। देखिए, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो इसमें अमीनो एसिड्स होंगे। तो जिस चेन के अंदर अमीनो एसिड्स का जो नंबर है वो कम होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लाइट चेन। तो इसके अंदर होता है आपका 220 अमीनो एसिड्स, ठीक है। 200 से 220, 250 तक अमीनो एसिड्स पाए जाएंगे लाइट चेन के अंदर। वहीं यदि हम हैवी चेन की बात करें तो इसमें 450 से 500 तक अमीनो एसिड्स की चेन पाई जाएगी, इसलिए हम इसको हैवी चेन बोलते हैं। अब हम बात करें इसकी कि 2 हैवी चेन्स, ये हैवी चेन है, ये हैवी चेन है। 2 हैवी चेन आपस में जुड़ी होंगी डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। वहीं एक लाइट चेन और एक हैवी चेन भी जुड़ी होगी डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इनको भी 2 to 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये यहाँ पर क्षेत्र है कुछ, इसको बोला जाता है वेरिएबल क्षेत्र, वेरिएबल रीजन। इसको बोला जाता है आपका कांस्टेंट रीजन, C से मैं डोनेट करूँगा। यहाँ पर भी आपका वेरिएबल रीजन, ये कांस्टेंट रीजन। सेम ऐसा ही यहाँ पर होगा आपका वेरिएबल रीजन, ये कांस्टेंट रीजन, ये कांस्टेंट रीजन, ये आपका वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन का मतलब होता है जो क्षेत्र आपका परिवर्तित होता रहता हो समय के साथ साथ। ये जो क्षेत्र है आपका वेरिएबल रीजन, ये यहीं पर एंटीजन बाइंडिंग साइट है। क्या है ये? एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी कि यही वो क्षेत्र है या वही वो रीजन है जो कि एंटीजन से बाइंड करता है। अब हम बात करें कि ये वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या सीन है। तो देखिए, वेरिएबल उसे कहा जाता है जो अपनी समय समय पर अपने आप को परिवर्तित करता रहता है। तो देखिए, चूँकि ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, तो जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस हैं वो सभी एक तरह के नहीं होते हैं, वो भी धीरे धीरे अपने आप में म्यूटेशन वगैरह से चेंजेस करते रहते हैं। तो सेम हमारी बॉडी की सेल्स जो हैं उनको भी चेंजेस अपने आप में करना होता है। तो इसीलिए ये जो क्षेत्र है, ये जो रीजन है, इसी के अंदर आपका वेराइटी बनती रहती है। बहुत सारी एंटीबॉडीज़ अलग अलग तरह की वेराइटी बनाती रहती है, इसलिए इस रीजन को वेरिएबल रीजन कहा जाता है। इधर हम इस कांस्टेंट रीजन की बात करें तो ये कांस्टेंट रीजन बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, इसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होता है। अब हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर जो सिरे दिए गए हैं आपके, इसको बोला जाता है एमीन सिरा, ठीक है। और ये जो सिरा होता है आपका, इसको बोला जाता है कार्बोक्सी सिरा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर COOH ग्रुप होता है और यहाँ पर आपका एमीन ग्रुप होता है, इसलिए इसे एन टर्मिनल बोला जाता है और इसे बोला जाता है आपका कार्बोक्सी टर्मिनल।
ठीक है। अब आपकी देखिए यहाँ पर मैं इसको एक बार और डिलीट कर देता हूँ कि ये आपका वेरिएबल रीजन है लाइट चेन का, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट रीजन है लाइट चेन का, ये आपका वेरिएबल रीजन है हैवी चेन का, ये आपका कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन का। ऐसे ही ये आपका कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन का, ये वेरिएबल रीजन है हैवी चेन का, ये वेरिएबल रीजन है लाइट चेन का, ये कांस्टेंट रीजन है लाइट चेन का। चूँकि हैवी चेन से इसमें भी पार्ट्स बने हुए होते हैं, यहाँ पर देखिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है। तो इनको यहाँ पर बोला जाता है, ये पहला है तो ये कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन का पार्ट 1, ये कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन का पार्ट 2, ये कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन का पार्ट 3, ये CH1, ये CH2, ये CH3, ठीक है। ये सिंपल सी आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन की स्ट्रक्चर हो जाती है। इसके बाद हम इनके टाइप्स और इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO के द्वारा इनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहली आपकी IgG, दूसरी IgE, IgD, IgM और IgA, ठीक है। इसको एक हम यदि इसकी ट्रिक बनाएं छोटी सी तो वो बन जाएगी गेम्ड। IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ठीक है। इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं कि ये 5 प्रकार के एंटीबॉडीज़ बनती हैं। इसमें हम एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्लासेस तो हम देख ही रहे हैं 5, और इनके फंक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं IgG से। IgG आपकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये टोटल सीरम का आपका 80% बनाती है, ठीक है। टोटल सीरम के अंदर 80% भाग ये बनाती है, और सिर्फ यही एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ट्रांसफ़र हो सकती है। यही एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ट्रांसफ़र हो सकती है। और ट्रांसफ़र किसके थ्रू होती है वो मैं आपको बता दूं कि जो मदर्स होती हैं उनमें प्लेसेंटा के थ्रू ये एम्ब्रियो के अंदर जाती रहती है, क्योंकि एम्ब्रियो है उसके पास खुद का कोई भी सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन मदर के प्लेसेंटा के थ्रू जब न्यूट्रिशन वगैरह भी प्रोवाइड होता रहता है तो उसके लिए ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी उसके अंदर जाती रहती हैं प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये एक ऐसी प्रोटीन है सिर्फ जो कि ट्रांसफ़र होती रहती है। अदरवाइज इन चारों प्रोटीन्स में से कोई भी ऐसी प्रोटीन नहीं है जो कि ट्रांसफ़र हो सके। आगे हम बात करें कि जब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है कि आपको 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना है। तो उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले जब तक वो बच्चा भ्रूण में यानी गर्भ में था तब तक उसको माँ के प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज़ मिल रही थी। लेकिन अब जो मदर है उसको उसका मिल्क होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। साइंस की फील्ड में उसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है, जो कि येलो कलर का होता है। उसमें भी IgG एंटीबॉडीज़ आपकी पाई जाती है जो कि मिल्क के थ्रू चाइल्ड के अंदर जाती रहती है। 6 महीने तक उसको एंटीबॉडीज़ मिलती रहती है जो कि उसके ब्लड में जाती है या फिर उसकी इंटेस्टाइन में। यहीं पर ये क्यों मिलती है, क्योंकि देखिए या तो जो छोटा बच्चा है उसको टीके वगैरह लगते रहते हैं, या तो यहाँ से उसको इन्फेक्शन होने के चांस है, या फिर वो कुछ भी खाता पीता है तो इंटेस्टाइन में भी उसके इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो इन दोनों से बचाने के लिए उसको ब्लड और इंटेस्टाइन के अंदर IgG जो प्रोटीन है IgG जो एंटीबॉडीज़ है वो पाई जाती है। तो इस तरह से हमने एक एंटीबॉडीज़ को कम्प्लीट किया। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी एंटीबॉडी जिसका नाम है IgM। देखिए इन 5 एंटीबॉडीज़ के अंदर ये सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। सबसे बड़े आकार का ये अणु है, सबसे बड़े आकार का अणु है, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, चूँकि ये बड़ा है तो इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट भी सबसे ज़्यादा होगा, 9,50,000 किलो डाल्टन, ठीक है। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब बात करें इसकी तो ये प्लाज्मा में पेंटामर के रूप में पाया जाता है। देखिए मोनोमर होता है 1 लाख और डाइमर होता है 2 लाख, यानी कि जब 2 इकाई जुड़ जाती हैं उसे हम डाइमर बोलते हैं। मोनोलक में 1 इकाई होती है, तो ये मोनोमर से है आपके, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही एंटीबॉडीज़ पाई जा रही है। ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर है, ये डाइमर है, और ये आपका पेंटामर है क्योंकि इसमें 5 यूनिट्स जुड़ रही हैं। देखिए 1 2 3 4 5 यूनिट्स आपस में जुड़ रही हैं, ठीक है। ये जो आपका IgM जो एंटीबॉडीज़ है ये ट्रांसफरेबल नहीं होते, यानी कि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। अब बात करें इसकी तो इसमें देखिए प्रत्येक जो यूनिट है यानी प्रत्येक जो एंटीबॉडी है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में कनेक्टेड है। ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और जब इनके चारों जब 5 जुड़ जाती हैं आपस में तो एक इनकी जॉइनिंग चेन बनती है जो कि 5 को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है, जिसे बोला जाता है J चेन शॉर्ट फॉर्म में। पूरा नाम है उसका जॉइनिंग चेन या फिर J चेन। इसकी आकृति सितारे जैसी इसकी आकृति है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कोशिकाओं पर काम कैसे करती है। तो देखिए जब कोई बैक्टीरियल सेल या वायरस सेल जब आता है तो उस पर जाकर ये चिपक जाएगी।
तो जब ये जो इसकी बाइंडिंग साइट है ये जाकर यहाँ पर अटैच होगा तो उसके बाद बहुत सारे ऐसी एंटीबॉडीज़ आ जाएंगी। तो हम इसकी तुलना ऐसे कर सकते हैं कि जब कोई भी केकड़ा किसी भी जीव को पकड़ता है तो इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर ये बन जाएगी जब यहाँ पर आकर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ अटैच हो जाएंगी। अब बात करें इसके सीरम की, तो ये टोटल सीरम का 6% भाग बनाता है ये वाली एंटीबॉडी। अब बात करते हैं आपकी तीसरी एंटीबॉडीज़ IgE एंटीबॉडीज़ की। ये सबसे कम मात्रा में पाई जाती है आपकी सीरम के अंदर, जिसकी आपकी मात्रा है 0.002%। ठीक है, सिर्फ इतनी ही मात्रा में ये पाई जाती है, लेकिन इसका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये बेसोफिल सेल और मास्ट सेल के थ्रू कार्य करती है। ठीक है, उनके साथ मिलकर ये काम करती है, बेसोफिल सेल और मास्ट सेल के साथ काम करती है, जो कि WBC का एक टाइप है। अब बात करें इनका तो मेजर वर्क क्या है, तो ये करते हैं आपके एलर्जिक जितने भी एंटीजन होते हैं जो कि एलर्जी हमें कॉज करते हैं, उनसे रोकने का ये काम करती है IgE एंटीबॉडीज़। अब बात करें कि ये कहाँ कहाँ मिलती है, तो देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, ठीक है, उसके अलावा आपके स्टमक में, क्योंकि कोई भी जो एलर्जिक होता है, कोई भी पर्सन एलर्जिक होता है तो उसको या तो धूल मिट्टी से एलर्जी होती है या फिर वो खाने पीने से किसी चीज़ से एलर्जी होती है। तो चूंकि ये एंटीबॉडीज़ है वो एलर्जी से हमारी सुरक्षा करती है, इसलिए इसको एलर्जिक एंटीबॉडीज़ भी बोला जाता है। यहाँ पर ये पाई जाती है। ये कैसे ख़त्म करती है उसको मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसे कोई एलर्जी करने वाला कॉज हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है, तो ये मास्ट सेल और वेसोफिल सेल के साथ जाकर जुड़ जाती है। और जब ये जो सिरा है इसका, ये तो जुड़ता है आपका सेल्स के ऊपर, ठीक है, और ये सिरा जुड़ता है आपका एंटीजन के ऊपर। ठीक है, तो ये जब एंटीजन के पास जाकर जाती है और इधर से मास्ट सेल के द्वारा ये जुड़ जाती है, तो मास्ट सेल जाकर अपना रिसाव वहाँ पर छोड़ती है। किसी भी जो एंटीजन आएगा उसके ऊपर अपना रिसाव छोड़ेगी, और रिसाव छोड़ने के बाद वो जो बैक्टीरियल सेल है वो वस्ट हो जाती है। ठीक है, और वहाँ पर इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो जाती है, या फिर एरिया पूरा रेड हो जाता है। तो ये एंटीबॉडीज़ है हमारी जो कि एलर्जी से हमारा बचाव करती है। ये इनसे क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एक नंबर में। इसमें से पूछा जाएगा आपका कि कौन सी एंटीबॉडीज़ है जो कि माँ के दूध में मिलती है। इससे पूछा जाएगा आपका कि कौन सी एंटीबॉडी है जो कि एलर्जिक एंटीजन से हमारी सुरक्षा करती है। तो ये एक नंबर के क्वेश्चन भी इनमें से कभी कभी बन जाते हैं। अगली एंटीबॉडी IgD की यदि हम बात करें तो इसका जो सीरम का परसेंट है वो 1% सीरम में ये पाई जाती है। ठीक है, अब बात करें किस सेल के साथ मिलकर काम करती है, तो ये काम करती है बी लिम्फोसाइट सेल के साथ जुड़कर। इसका जो मेन वर्क है वो अभी तक ज्ञात नहीं है, यानी कि हम पता नहीं लगा पाएंगे इसका मुख्य कार्य क्या है, लेकिन फिर भी सिंपल वे में हम इसको टॉक्सिन्स या फिर एलर्जिक से ही, ये हमारी एलर्जिक जो एंटीजन होते हैं उनसे हमारी ये सुरक्षा करती है IgD। अगली आती है हमारी इंपॉर्टेंट IgA एंटीबॉडी। ये देखिए क्या है कि ये हमारी म्यूकस के अंदर पाई जाती है। ठीक है, IgA जो एंटीबॉडी है वो हमारी म्यूकस के अंदर पाई जाती है, और ये टोटल सीरम का 10% भाग हमारा बनाती है। म्यूकस देखिए, हमारा म्यूकस कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारी लार के अंदर। ठीक है, जो हमारी मतलब श्लेष्मिक जितनी भी झिल्लियाँ हैं जो कि हमारा श्लेष्मा का स्राव करते हैं, तो लार हमारी, उसके अलावा हमारे आंसू, आँखों से आंसू निकलते हैं, उसके अलावा हमारी नाक का जो स्राव निकलता है, ठीक है, वो हो सकता है। तो इस तरह की जो नाक का तरल स्राव है वो निकलता है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनमें कि ये एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। अब देखिए, या तो लार के थ्रू हमारा कोई भी एंटीजन है वो शरीर में प्रवेश कर गया तो वहाँ से हमारी सुरक्षा करेगी। आंखों में कोई बैक्टीरिया वायरस घुस गया है तो ये एंटीबॉडी जाकर वहाँ पर अटैक करेगी। नाक के थ्रू कोई भी एंटीजन हमारे घुस जाता है तो वहाँ से भी हमारी सुरक्षा करती है। तो मेनली इसका काम क्या होता है कि ये जो स्रावित होने वाले जितने भी प्लाज्मा सेल्स हैं हमारी, ठीक है, जहाँ से भी कोई ना कोई श्राव निकलता है, जैसे कि लार ग्रंथियाँ हो गई हमारी, ठीक है, अश्रु ग्रंथियाँ हो गई हमारी, तो वहाँ पर जो प्लाज्मा सेल्स पाई जाती हैं वहाँ से ये एंटीबॉडी ईजाद होती है, या फिर वहाँ से ये एंटीबॉडीज़ बनती है। ये जब ये एंटीबॉडीज़ अंदर प्लाज्मा सेल के अंदर बन रही होती है तब ये मोनोमर होती है, ठीक है, यानी कि एकलक होती है। लेकिन जब इसको बाइंडिंग साइट पर एंटीजन की जगह पर पहुंचना होता है तो ये डाइमर के रूप में निकलती है, द्विलक के रूप में निकलती है। देखिए यहाँ पर दो एंटीबॉडीज़ आपको दिखाई दे रही होंगी, एक एंटीबॉडीज़ दूसरी एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडी आपस में कनेक्टेड है जे चेन या फिर जॉइनिंग चेन के द्वारा, और सिक्रेटरी प्रोटीन यहाँ पर इनके ऊपर कंबाइंड है जो कि सिक्रेशन के लिए हमारे उसमें काम आती है, जो ये बताती है कि ये सिक्रेशन वाले एरिया पर ही काम करती है। तो इस तरह से आपके एंटीबॉडीज़ के 5 टाइप हैं। सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।